गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 9 मार्च से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कल के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को देख लेते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था कि ब्रिक्स देशों के द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में कितने नए सदस्य देशों को शामिल किया गया है। तो देखिए, सितंबर 2021 में 3 देशों को शामिल किया गया था और ये 3 देश कौन से थे? बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे। ठीक है, इन्हें न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया था। और दिसंबर 2021 में चौथा सदस्य जो बना था वो था मिस्र। तो इसके साथ देखा जाए वर्तमान में जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक में जो सदस्य देशों की सूची देखा जाए तो 9 सदस्य देश हैं। चूंकि ये ब्रिक्स देशों के द्वारा स्थापित किया गया था तो 5 ब्रिक्स देश कौन कौन से? ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, ये तो है। और ये 4 नए देश आपको नाम बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए: बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और उरुग्वे। ठीक है, तो वर्तमान में न्यू डेवलपमेंट बैंक में देखा जाए कितने सदस्य हैं? 9 सदस्य हैं। ठीक है, आते हैं आज के सेशन पे और सबसे पहले प्रश्न पे चलते हैं कि 31वें बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? देव कृष्ण राज को, जय सिंह नीरज को, नंद किशोर आचार्य को या फिर मधु कांकारिया को? करेक्ट आंसर इज डी, मधु कांकारिया को 31वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप इनके यहाँ पे तस्वीर देख सकते हैं। आइए देखते हैं इनके किस लेखन के लिए, इनके किस उपन्यास के लिए इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया। तो वर्ष 2021 का ये पुरस्कार था, ध्यान रखिएगा, 31वां बिहारी पुरस्कार, जिसे मधु कांकारिया को जो है सम्मानित किया गया, जिससे और इनके उपन्यास है जिसका नाम है हम यहाँ थे। ठीक है, तो हम यहाँ थे उपन्यास के लिए मधु कांकारिया को 2021 का 31वां बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार की बात करें तो ये जो प्रतिष्ठित साहित्य सम्मान है इसे बिहारी जो है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा किया गया था, जो कि रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल के नाम पर इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। ठीक है, किस वर्ष? 1991 में किया गया था। किसके द्वारा? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। और रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं जिनका नाम है बिहारी लाल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ है कि कभी प्रश्न बन सकता है स्टेटमेंट के थ्रू कि आप के जो बिहारी पुरस्कार के बारे में बताइए कि इस वर्ष इस पुरस्कार जो है इनको दिया गया है। सेकंड स्टेटमेंट ये दे सकता है कि ये पुरस्कार केवल राजस्थानी भाषा या फिर अन्य भाषाओं के लिए भी दिया जाता है। तो देखिएगा, ध्यान रखिएगा, यह पुरस्कार केवल राजस्थानी या फिर राजस्थान के लेखकों को दिया जाता है। प्रथम बिहारी पुरस्कार जो दिया गया था 1991 में दिया गया था। प्रसिद्ध कवि हैं जय सिंह नीरज को और उनका काव्य संकलन है जिसका नाम है दाढ़ी का आदमी। ठीक है, इसका जो है काव्य संकलन के लिए सबसे पहला बिहारी पुरस्कार 1991 में जय सिंह नीरज को दिया गया था। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे कि हाल ही में 2022 मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है? पेरिस, बार्सिलोना, सिंगापुर या फिर मैक्सिको सिटी? तो देखिए, ये स्पेन की सिटी है बार्सिलोना, जहां पे 2022 का मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन किया गया है। तो इसके बारे में देखा जाए, ये दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन या फिर फ़ोन का ये मेला है जिसको हम क्या बोलते हैं? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस। और ये 2022 का जो आयोजन किया गया है वो स्पेन के बार्सिलोना में किया गया है। बार्सिलोना फुटबॉल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और इस टेक मेले में जो है कई सारी दुनिया की जो स्मार्टफोन कंपनियां हैं उन्होंने जो है अपने नए नए डिवाइसों की पेशकश किया। बहुत सारे देशों के जो मोबाइल फ़ोन की कंपनियां इसमें आई थी, उनके द्वारा जो नए नए डिवाइस बनाए गए हैं उसकी उन्होंने प्रस्तुति किया, उसको उसने पेश किया। इस अगर हम मेले की बात करें, इस एग्जीबिशन की बात करें मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का, तो इसका देखा जाए आयोजन जो किया जाता है वो किया जाता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन के द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी, जिसका मुख्यालय देखा जाए तो लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। और वर्तमान में जो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं वो हैं स्टीफन रिचर्ड, जो हैं वो इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से वन लाइनर प्रश्न बनने की संभावना है आपसे कि मोबाइल वर्ल्ड जो है कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? बार्सिलोना। ठीक है, स्पेन की सिटी है। और ये थोड़ा सा कुछ तथ्य हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने अम्ब्रेला स्कीम प्रवासियों और प्रवासियों की राहत और पुनर्वास को लागू करने की मंजूरी दी है? विदेश मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय? करेक्ट आंसर इज सी, गृह मंत्रालय के द्वारा प्रवासी और प्रवासियों की राहत और पुनर्वास को लागू करने की योजना को मंजूरी दिया गया है।
तो गृह मंत्रालय ने प्रवासियों और विस्थापितों की, जो विस्थापित हो गए हैं और जो प्रवासी जो अपने क्षेत्र को, मूल स्थान को छेद करके क्षेत्र को किन्हीं कारणों की वजह से जब वो दूसरे स्थान पे पलायन करते हैं तो ऐसे लोगों को प्रवासी कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारे उसके कारण होते हैं। तो यहाँ ऐसे लोगों के पुनर्वास के लिए, ऐसे लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार के जो योजना के अंतर्गत 7 उपयोजनाओं को जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया है। इस दौरान देखा जाए 2021-22 से 2025-26 की अवधि के दौरान इन उपयोजनाओं के लिए कुल कितनी धनराशि को मंजूरी दी गई है, तो 1452 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी गई है सरकार के द्वारा। योजना के अंतर्गत देखा जाए तो उन लोगों को आर्थिक मुख्यधारा में लाते हुए उनकी समुचित आय सुनिश्चित करने पर बल दिया जाएगा जो अपने मूल निवास स्थान से पलायन करने पे मजबूर हुए हैं। कभी कभी ऐसे हमारे मूल स्थान पे कारण हो जाते हैं, युद्ध हो जाता है, कभी गृह युद्ध हो जाता है या किन्हीं जो भी कुछ कारण आ जाता है, तो जब व्यक्ति अपने मूल स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है तो उसको प्रवास की समस्या, उसको जो है रहने की समस्या आती है, उसको आय की समस्या यानी कि रोजगार की समस्या आती है। तो सरकार जो है ऐसे लोगों के लिए उनको आर्थिक मुख्यधारा में लाने का प्रयास करेगा जिससे कि उनकी एक आय सुनिश्चित हो सके और उनका क्या हो सके, पुनर्वास जो है हो सके। तो इसके लिए सरकार जो है योजना कर रही है और इस योजना से देखा जाए जितने भी पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर यानी कि पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है वहाँ, उसके अलावा देखा जाए तो छंब, त्रिपुरा, श्रीलंका, बांग्लादेश से जितने लोग विस्थापित हुए उन लोगों के अतिरिक्त जो है 1984 का जो सिख विद्रोही दंगा में जो पीड़ित लोग थे उनकी सहायता भी इसमें की जाएगी इस योजना के तहत। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये एक जो है गृह मंत्रालय का ये अम्ब्रेला स्कीम है जिसका नाम है प्रवासी और प्रवासियों की राहत और पुनर्वास। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने एक नए इलेक्ट्रॉनिक वाहन ब्रांड वीडा का अनावरण किया है? टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, महिंद्रा, हीरो मोटोकॉर्प या फिर महिंद्रा। करेक्ट आंसर सी है, हीरो मोटोकॉर्प का देखा जाए एक इलेक्ट्रॉनिक वाहन ब्रांड वीडा का अनावरण किया गया है हीरो मोटोकॉर्प के द्वारा। तो भारत की सबसे बड़ी 2 पहिया वाहन कंपनी निर्माता हीरो मोटोकॉर्प ने यातायात के बदलते माहौल, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक, जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की तरफ लोग जा रहे हैं, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा सरकार का भी प्रयास है कि पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है, इन सब को नियंत्रित करने के लिए जो विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। और इसी को ध्यान में रखते हुए इस कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए एक नया ब्रांड लॉन्च किया है जिसका नाम देखिए क्या है, वीडा। और वीडा का नाम क्या है, जीवन। ठीक है, जब आप स्वच्छ पर्यावरण में रहेंगे तो आपका जीवन स्वस्थ रहेगा, ठीक है, और वो दुगना भी होगा। इसलिए एक तरीके से वीडा जो है एक जीवन, इसका अर्थ होता है। और इस नए ब्रांड के साथ जो है हीरो मोटोकॉर्प जो है वो अपने इलेक्ट्रॉनिक वाहन के साथ आएगा। और इस जो है यह पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन जो है वो 1 जुलाई 2022 को लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, वीडा ब्रांड का, किसके द्वारा, हीरो मोटोकॉर्प के द्वारा। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा प्रश्न क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मार्च, 7 मार्च, 6 मार्च या फिर 5 मार्च। देखिए ये प्रश्न तो सबको याद होगा, ठीक है। सौरभ जी आपने काफ़ी अच्छा कोटेशन भी डाला था, बहुत अच्छा लगा, ठीक है। और ये देखिए 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष जो है ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल वुमेंस डे, 8 मार्च को मनाया जाता है। और सबसे पहले इसकी जो शुरुआत की गई थी 1975, 8 मार्च को सबसे पहले जो है ये मनाया गया था। तब से जो है प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और अगर हम बात करें इस वर्ष की थीम क्या थी जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, वो थी जेंडर इक्वलिटी फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, यानी कि अस्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता। ठीक है, देखिए इसमें यहाँ जो है महिलाओं की स्थिति की बात करें दोस्तों कि महिला दिवस का मनाए जाने का उद्देश्य क्या है, तो मुझे कोटेशन बहुत अच्छा लगा और मैं आपको उसके साथ आपको बताना भी चाहूँगी। बहुत प्यारी एक लाइन थी कि अपना वजूद भुलाकर हर किरदार निभाती है, यह वह देवी है जो घर को स्वर्ग बनाती है। ठीक है, जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं महिलाएं जो हैं वो समाज का एक अहम हिस्सा है, लेकिन जैसा कि समय बदल रहा है और बदलते जो है वक्त के साथ ही महिलाएं आज राष्ट्र निर्माण भी कर रही हैं और राष्ट्र निर्माण में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दे रही हैं। जैसे कि चाहे खेल जगत की बात किया जाए, चाहे मनोरंजन की बात किया जाए या फिर राजनीति की बात किया जाए, महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी बड़ी भूमिका निभा रही हैं। और लेकिन इसमें भी कोई संदेह नहीं है, अगर आप लोगों ने वैदिक युग पढ़ा होगा तो वैदिक युग से लेकर के चाहे
मॉडर्न एरा तक, ठीक है, आधुनिक काल तक जो महिलाओं की स्थिति रही है वो काफ़ी दयनीय रही है। इसी के ध्यान में रखते हुए, इसी को देखा जाए लक्ष्य बनाते हुए प्रत्येक वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ताकि महिलाओं को उनके अधिकार के प्रति जागरूक किया जाए, समाज में उनको वही अधिकार दिया जाए जो एक नागरिक का अधिकार होता है, जो एक मानव का अधिकार होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ताकि महिलाओं को वो अधिकार प्रदान किया जा सके जो एक सामान्य नागरिक को मिलता है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, भेदभाव ही उनके पीछे रहने का कारण रहा है, नहीं तो महिलाओं में किसी भी तरह का ऐसा कुछ नहीं है कि जो वो कार्य नहीं कर सकती हैं, ठीक है। और आज आपके सामने बहुत बड़ा उदाहरण वो सेट कर रही हैं, ठीक है। हम लोग आए दिन देखते हैं कि किस तरीके से वो अंतरिक्ष जैसी चीज़ों में हर जगह वो अपना एजेंडा, एक तरीके से अपना झंडा बुलंद कर रही हैं, ठीक है। ये उद्देश्य है महिला दिवस का मनाया जाना, ठीक है, 8 मार्च को। आते हैं अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है कि नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में अरबपतियों की आबादी के मामले में भारत की रैंकिंग क्या है? चौथा, तीसरा, दूसरा या फिर पहला? करेक्ट आंसर इज बी, तीसरा स्थान है, ठीक है। वेल्थ रिपोर्ट 2021 के मामले में अरबपतियों के मामले में भारत जो है दुनिया में तीसरा। काफ़ी ज़्यादा यहाँ अरबपति लोग हैं, लेकिन आप देख सकते हैं उसी के साथ जल्द हमारे यहाँ एक खाई है, ठीक है, वेल्थ डिवीज़न जिसको कहते हैं, कि किस तरीके से यहाँ कुछ ही लोगों के पास जो है सबसे ज़्यादा धन है और बहुत लोगों के पास जो है वो कुछ धन है। तो यहाँ पर संपत्ति सलाहकार है ये नाइट फ्रैंक, और इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया जिसका नाम है द वेल्थ रिपोर्ट 2022, और ये इस रिपोर्ट का 16वां संस्करण था। और इस रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए भारत जो है 2021 में विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में तीसरे स्थान पर है। देश में बात करें अरबपतियों की, तो यहाँ पे देखा जाए 3 करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी कि 226 करोड़ रुपए या फिर इससे अधिक संपत्ति वाले जो अत्यधिक धनी लोगों की संख्या में पिछले वर्ष यानी कि 2020 की तुलना में 11% की वृद्धि हुई है। पैंडेमिक के भी दौरान हमारे देश में अरबपतियों की संख्या बढ़ी है। रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि जो सबसे अधिक जो धनी लोगों की संख्या जो वृद्धि की है, ठीक है, धनी लोगों की संख्या जो सर्वाधिक वृद्धि हुई है वो हुई है बेंगलुरु में हुई है। कितने प्रतिशत? 17.1% वृद्धि हुई है। इसी के बाद देखा जाए तो दिल्ली जो है दूसरे स्थान पर रहा है 12.4% की वृद्धि के साथ, और जो है मुंबई जो है वो तीसरे स्थान पर रहा है 9% बढ़ोतरी के साथ। वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए तो अल्ट्रा हाई नेट इंडिविजुअल्स की संख्या 2021 में वहाँ पे भी देखा जाए विश्व स्तर पे भी अरबपतियों की संख्या बढ़ी है, और ये देखा जाए 9.3% से बढ़कर 6,10,569 हो गई है, जो कि बस 2020 में कितनी थी? 5,58,828 थी, ठीक है। अगर हम वैश्विक स्तर पे देखें कि अरबपतियों की संख्या के मामले में विश्व में कौन सा देश आगे है, तो यहाँ अमेरिका जो है 748 अरबपतियों के साथ पहले स्थान पे है। वहीं दूसरे स्थान पे देखा जाए चीन है 554 अरबपतियों के मामले में, और यहाँ पे देखिए भारत जो है 145 अरबपति के साथ जो है वो तीसरे स्थान पे। जर्मनी चौथा स्थान है, 136 अरबपति यहाँ पे हैं, और यहाँ पे रूस जो है वो 5वें स्थान पे 121 अरबपति हैं, ठीक है। तो भारत काफ़ी आगे है, यहाँ पे तीसरा स्थान भारत हासिल कर रहा है, और लेकिन आप अमेरिका में देखिए ये डेटा कितना है, कई गुना अधिक हो जा रहा है, ठीक है। तो ये था वेल्थ रिपोर्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आते हैं अगले पृष्ठ पे, और हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा ज़ेपोरिजिया परमाणु संयंत्र किस देश में स्थित है? रूस, फ्रांस, यूक्रेन या फिर जर्मनी? करेक्ट आंसर इज सी, यूक्रेन में स्थित है ज़ेपोरिजिया परमाणु संयंत्र। आइए देखते हैं क्यों चर्चा में है। तो ज़ेपोरिजिया परमाणु संयंत्र ये देखा जाए यूक्रेन में स्थित है, और इसी के साथ साथ ये यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है। अभी हाल फिलहाल में रूस के सैनिकों ने इस परमाणु जो है संयंत्र पर आक्रमण किया और इसको अपने नियंत्रण में ले लिया, ठीक है। तो यूरोप के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र जो कि यूक्रेन में स्थित है, जिसका नाम है ज़ेपोरिजिया परमाणु संयंत्र, जिसको रूस ने अपने नियंत्रण में ले लिया है, जिस कारण से ये चर्चा में है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन यूनिट किस राज्य में स्थित जयगढ़ टर्मिनल पर पहुंचा है? ठीक है, गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर इज डी, महाराष्ट्र में स्थित है जयगढ़ टर्मिनल, और यहाँ पे भारत का पहला फ्लोटिंग स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन यूनिट जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये पहुंची है। तो महाराष्ट्र के एच जयगढ़ एनर्जी के टर्मिनल को भारत की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट प्राप्त हुई है। अगर हम बात करें, ये देखा जाए ये यूनिट जो है यहाँ पे, ये यूनिट जो है
जांच सिंगापुर के केपल शिपयार्ड से रवाना हुई थी अप्रैल 2021 में, और ये इस वर्ष यानी कि मार्च 2022 में महाराष्ट्र के जयगढ़ टर्मिनल में पहुंचा है। यह भारत का पहला FSRU आधारित LNG प्राप्त करने वाला टर्मिनल होगा और साथ ही साथ महाराष्ट्र की पहली LNG सुविधा भी होगी। ठीक है, हयोग जांच जिसे बनाया गया था वर्ष 2017 में, इसकी क्षमता देखा जाए तो 1,70,000 क्यूबिक मीटर है और यह प्रतिदिन 750 मिलियन क्यूबिक फीट, जिसमें अगर देखा जाए तो यह 6 मिलियन TPA के बराबर है कि पुनर्गैसीकरण क्षमता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस टर्मिनल की जो कि हम बात कर रहे हैं LNG टर्मिनल, ठीक है, तो इस जो है ये LNG टर्मिनल को ये महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में JSW जयगढ़ पोर्ट में ये स्थित है। और इस पोर्ट की यानी कि जयगढ़ पोर्ट की बात किया जाए इस बंदरगाह की, तो यह महाराष्ट्र का, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह महाराष्ट्र का, ये अगर जयगढ़ आपका है ना, यहाँ पे हम लोगों ने बात किया था, ठीक है, तो ये जो जयगढ़ है ये महाराष्ट्र का पहला गहरा पानी वाला निजी बंदरगाह है और इस सप्ताह में जो है 7 दिन 24 घंटे जो है कि खुला रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 15वें बाल फिल्म अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव किस जगह शुरू किया गया? तो ये 15वां जो है अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव किस जगह पे शुरू किया गया है? ये किया गया नई दिल्ली, ढाका, थिम्पू या फिर काठमांडू। तो ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 15वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव की शुरुआत की गई है। तो ये 15वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव की शुरुआत बांग्लादेश की राजधानी ढाका में शुरू हो गया है और ये इस महीने यानी कि 11 मार्च तक ये चलेगा ये महोत्सव। इस महोत्सव की शुरुआत जो है डेनिस गेंसल के निर्देशक में बनी जर्मन फिल्म जिसका नाम है जिम बटन एंड द वाइल्ड 13 के प्रदर्शन से शुरू हुआ है। इस महोत्सव में 38 देशों के 117 फिल्में जो हैं वो दिखाई जाएंगी। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे और अंतिम प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किस देश को FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है? मिस्र को, इजराइल को, ये UAE को या फिर कुवैत को? करेक्ट आंसर इज UAE। ठीक है, कहा ऐसा जा रहा है कि रूस का साथ देने के कारण पश्चिमी यूरोप के देशों के द्वारा, ठीक है, ये इसको सजा दी गई है और UAE को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, तो FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल होने वाला हाल फिलहाल में जो देश है वो है UAE और बाकी 2018 से पाकिस्तान अपनी इस स्टेटस को मेंटेन किया हुआ है और ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी वो ब्लैक लिस्ट में भी आएगा। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो उसने संयुक्त अरब अमीरात को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है। इसके साथ ही FATF ने पाकिस्तान को भी आतंकवाद के वित्त पोषण ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। ठीक है, और वर्तमान में FATF की ग्रे लिस्ट में 17 देश शामिल हैं। ठीक है, FATF की ग्रे लिस्ट की बात किया जाए तो इसे आधिकारिक तौर पे अन्य निगरानी वाले क्षेत्राधिकार अदर यहाँ पे देखा जाए तो, ठीक है, तो अन्य निगरानी वाले क्षेत्राधिकार अदर मॉनिटर्ड ज्यूरिडिक्शंस की सूची के रूप में जाना जाता है। ठीक है, एक तरीके से मॉनिटर किया जाता है। देखिए यहाँ पे जो FATF है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसकी स्थापना 1989 में किया गया था G7 के देशों के द्वारा और ये एक अंतर सरकारी निकाय है। चूँकि जब दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी 1989 में, तब इसका जो उद्देश्य था वो मनी लॉन्ड्रिंग था ना, मनी लॉन्ड्रिंग के मुद्दे को एक तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के मुद्दे को एक तरीके जो है देखना, टारगेट करना। लेकिन उसके बाद जब 9/11 की घटना हुई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ठीक है, अमेरिका में, उसके बाद जो है इसके द्वारा FATF में जो है आतंकवाद को भी, ठीक है, आतंकवाद विरोधी गतिविधियों को भी शामिल किया गया। तो ये आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग को जो है ये नियंत्रित करने का प्रयास करती है और इसका मुख्य रूप से जो निर्माण, ये एक नीति निर्माण निकाय है और इसका कार्य क्या है? धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने के लिए देश की वित्तीय प्रणाली में सुधार करना। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है? जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है, जो आतंकवाद, वित्त पोषण जैसे जो खतरे हैं उनसे निपटना और साथ ही साथ जितने भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली है उनकी अखंडता के लिए अन्य कानूनी या फिर विनियामक परिचालन उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। इसमें देखा जाए इसकी स्थापना जैसा कि हमने बताया 1989 में। ध्यान रखिएगा, आपसे यहाँ पे भी स्टेटमेंट बन सकता है कि जब इसकी स्थापना हुई थी तो स्थापना के ही दौरान जो है इसका मूल उद्देश्य क्या था? मनी लॉन्ड्रिंग था, आतंकवाद था। ध्यान रखिएगा, पहला जो इसको जब स्थापित किया गया था तो मनी लॉन्ड्रिंग मुद्दे से जो है से संबंधित इशू को सॉल्व करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन बाद में जैसा कि हमने बताया 9/11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है अमेरिका पे आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद से जो है इसको तब उसमें आतंकवादी गतिविधियों को शामिल किया गया।
और वर्तमान में जो है इसमें भारत भी इसका सदस्य है, भारत सहित 39 सदस्य देश इसमें शामिल हैं। और इसमें देखा जाए जो 2 क्षेत्रीय 39 में देखिए 2 क्षेत्रीय संगठन है, और 2 क्षेत्रीय संगठन कौन कौन से, एक तो आपका यूरोपीय यूनियन है, यूरोपीय आयोग, और दूसरा खाड़ी सहयोग जो परिषद है वो इसमें शामिल है। भारत जो है वर्ष 2010 में इसमें शामिल किया गया था FATF का। पूछा जा सकता है आपसे कि FATF का सदस्य भारत है, तो हाँ है, भारत वर्ष 2010 में FATF में शामिल किया गया था। देखिए इसका मुख्यालय जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप देखेंगे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट यानी कि आर्थिक सहयोग विकास संगठन का, जहाँ पे जो कि पेरिस में है, उसी मुख्यालय में FATF का भी मुख्यालय स्थित है पेरिस में। ठीक है, ये चीज़, ये भी आपका एक तरीके से स्टेटमेंट बन सकता है। इस समय अध्यक्ष देखिए कौन है, टी राजा कुमार, सिंगापुर जो है इसके अध्यक्ष है। चूंकि जब हम लोगों ने ग्रे लिस्ट की बात किया तो देखिए जब भी किसी देश को ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाता है, पहली बात तो उन देशों को ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाता है जिन देशों को टेरर फंडिंग, ठीक है, या फिर जो टेररिस्ट को फंडिंग कर रहे हो, जो आतंकवाद गतिविधियों में, जो आतंकवादी गतिविधियां जैसे होती है उनमें वो फंडिंग कर रहे हो, या फिर जो मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन कर रहे हैं, या फिर ऐसे देश जहां पे टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन करने के लिए एक सुरक्षित स्थल माना जाता है, ऐसे देशों को जो है FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। और ये देखिएगा इस सूची में जो जिन देशों को शामिल किया जाता है उन देशों के लिए एक तरीके से एक चेतावनी रहती है कि सुधर जाओ वरना तुमको ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। और देखिए जब देश को जब ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाता है तो उन पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए जाते हैं। स्पेशली देखा जाए तो आर्थिक प्रतिबंध, वो अन्य देशों से व्यापार नहीं कर सकते, बहुत तरीके से जो है उन पर प्रतिबंध लगाया जाता है। तो ब्लैक लिस्ट में कोई देश नहीं चाहता है कि वो उसमें शामिल हो। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ब्लैक लिस्ट में, ठीक है, FATF की ब्लैक लिस्ट में कौन कौन से देश शामिल हैं, बताइए। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उसके पहले चूंकि हम UAE के बारे में बात करें, संयुक्त अरब अमीरात, जिसे अभी हाल फिलहाल में ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया FATF की। तो देखिए इसकी राजधानी देखिए, ये आपके सामने खुला है UAE का मैप, जिसकी राजधानी देखिए अबू धाबी है। ठीक है, अबू धाबी जिसके यहाँ पे जो है पर्सियन गल्फ में स्थित है। और ये देखिए अपने किन किन देशों से ये साझा करते हैं अपनी सीमा। तो दक्षिण में देखा जाए तो ये सऊदी अरब से, और पूर्व में देखा जाए तो ओमान से। ठीक है, और यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है। कई बार हम लोगों ने बात किया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है वो पर्सियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट करता है और ईरान को जो है ओमान से अलग करता है। ठीक है, हम लोगों ने बात किया था। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि इस समय जो है राष्ट्रपति UAE के कौन है, तो वो है खलीफा बिन जायद अल नहयान, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। मुद्रा की बात किया जाए तो UAE दिरहम जो है वो यहाँ की मुद्रा है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर्स। और हम आ जाते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे में। चूंकि आज हम लोगों ने बंदरगाहों की बात किया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह और सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है। ठीक है, कई बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है, कुछ लिस्ट दे दिया जाएगा कि इसमें से बताइए कि कौन सा कृत्रिम बंदरगाह नहीं है, इस वजह से कुछ आपको नाम दे दिया जाएगा और उसमें से आपको छांटना है। तो आपको ये सब जो है पता होना चाहिए कि कौन कौन से जो है पोर्ट्स हैं, जो नेचुरल है, जो आपका आर्टिफिशियल हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। याद कर लीजिए, एक प्रश्न जरूर बन जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो इस तरीके से था दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर। और आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं उसकी पीडीएफ, जैसा कि मैं डेली बोलती हूँ, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बाकी दोस्तों एज यूजुअल अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आया है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।